उसका साइंटिफिक बेसिस होता है, हंड्रेड्स ऑफ उसके ऊपर वो रिसर्च पेपर्स होते हैं, देन ओनली उसको कई हमारी बॉडीज उसको अप्रूव करती है फॉर द यूज। और मैं आपको बताऊं कि कुछ एक ऐसी मेडिसिन आई थी पिछले 1-2 दशक में जो कि बहुत यूज में हुई, ग्लोबली उनका बड़ा यूज हुआ, बट जब उसके ऊपर और खाली एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदी नहीं, यूनानी भी है, उसमें चीन में अलग उनकी पद्धतियां हैं। आप अगर साउथ अफ्रीका और उस तरफ अफ्रीकन देशों में जाएंगे तो उनकी अपनी अलग जो है स्थानीय पद्धतियां हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी में सिर्फ अल्कोहल दिया जाता है, और अल्कोहल मतलब शराब, तो उससे लिवर में शराब की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब लिवर में शराब की बीमारी होती है। आप इसके बारे में बताएं। सपोज किसी ने एक बार क्लोरोक्विन खाई और उसको जीवन भर दोबारा मलेरिया नहीं हुआ, उसका मलेरिया ठीक हो गया, उसको दोबारा कभी मलेरिया नहीं हुआ, और उसके आगे आने वाली 4 पुश्तों में किसी को मलेरिया नहीं हुआ, इट मींस दैट क्लोरोक्विन वाज होम्योपैथिक टू दैट केस। 6-7 महीने में उनका कैंसर जो है वो पूरे मतलब 4th स्टेज में आ गया। तो रोग क्योर करने के लिए तो जबरदस्ती अंग्रेजों ने हमको एलोपैथी का गुलाम बना दिया ना, मार मार करके। अगर एलोपैथिक में इतनी सच्चाई होती तो अमेरिका में कोविड में इतने लोग मरते, भारतवर्ष के जाने के डॉक्टर मर गए कोविड में। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सभी जितनी भी पैथी हैं, ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो इन सबका जो उद्गम हुआ वो मानव कल्याण के लिए ही हुआ है, मानव जाति की। मंजिल तो एक ही है, बस रास्ते जुदा जुदा हैं। इलाज की हर पद्धति में छिपा कहीं खुदा है। न कड़वाहट दलीलों की, न पैथियों की जंग हो, इलाज वही मुकम्मल है जो मरीज के संग हो। चुभन पर आज हम एक ऐसी चुभन पर बात करने जा रहे हैं जो चिकित्सा जगत के भीतर छिपी है। अक्सर हम देखते हैं कि पद्धतियों की श्रेष्ठता की जंग में कहीं ना कहीं मरीज का विश्वास और उसका हित पीछे छूट जाता है। आज हमारे पटल पर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर की एक अनूठी कोशिश है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान होंगे जिनसे हम जानेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती इन दूरियों को सम्मान के सेतु से कैसे भरा जा सकता है। आइए मिलते हैं देवभूमि उत्तराखंड से विधायक और पूर्व मंत्री श्री किशोर उपाध्याय जी से। टिहरी से तीसरी बार विधायक किशोर जी की पहचान एक राजनेता से कहीं बढ़कर एक समर्पित पर्यावरणविद की है। आपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हिमालय से लेकर अरुणाचल तक लंबी लड़ाई लड़ी है। कैलाश में बर्फ ना रही तो शिव जी कहाँ रहेंगे, ये प्रश्न पूछने वाले किशोर जी आज देश में जलवायु परिवर्तन और गंगा संरक्षण की एक प्रखर आवाज है। राजनीति को लोक नीति और प्रकृति से जोड़ने वाले किशोर जी का आइए स्वागत करते हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं आयुर्वेद जगत के शिखर पुरुष प्रोफेसर वैद्य डॉक्टर विशाल त्रिपाठी जी। बीएचयू से एमडी और पीएचडी स्वर्ण पदक विजेता त्रिपाठी जी के पास चिकित्सा और शोध का 48 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। आपने मूलचंद हॉस्पिटल दिल्ली में 37 वर्षों तक मुख्य चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और आयुर्वेद भूषण, धन्वंतरी अवार्ड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सर्विसेज सम्मान व प्राणाचार्य जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। आयुर्वेद और संस्कृत के अनन्य साधक प्रोफेसर त्रिपाठी ने कैंसर और अन्य जटिल रोगों के उपचार में जो मिसाल कायम की है वो अतुलनीय है। पैनल में हमारे अगले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंबुज शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी होम्योपैथी मेडिकल शिक्षा में जीवाजी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और हेनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी लंदन से पीजी किया। होम्योपैथी विशेषज्ञ के रूप में पिछले 22 वर्षों से सक्रिय डॉक्टर शुक्ला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। चिकित्सा सेवा के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों और सेना के जवानों के प्रति आपके निस्वार्थ समर्पण के लिए आपको राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न, वीर कोरोना योद्धा अवार्ड, शान अवध जैसे सम्मानों से नवाजा गया है।
पैनल में हमारे साथ लखनऊ के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरकार जी भी हैं। पिछले 25 से अधिक वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर सरकार मधुमेह और जटिल रोगों के विशेषज्ञ के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आपने प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं और कठिन से कठिन केस को अपनी वैज्ञानिक सूझबूझ और मानवीय संवेदना के साथ सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन में आपकी विशेषज्ञता समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्या सिंह जी, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश पुलिस में एक जांबाज और ईमानदार अधिकारी रहीं सत्या जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया। बैडमिंटन चैंपियन और लेखिका डॉक्टर सत्या सिंह जी ने कठिन संघर्षों के बीच न सिर्फ कानून की रक्षा की, बल्कि आज भी समाज सेवा और साहित्य के जरिए डिप्रेशन से जूझते युवाओं के लिए आशा की किरण बनी हुई हैं। तो आइए अपने सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। नमस्ते, चुभन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरंभ में ही एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारा आज का कार्यक्रम पैथी बनाम पैथी नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य के बारे में है और चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक बने, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, यही हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक के कुशल चिकित्सक हैं और साथ ही डॉक्टर सत्या सिंह जी हैं और उत्तराखंड टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय जी हैं। किशोर उपाध्याय जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। सर, आप कई बार ये बात कहते हैं जो कि मेरे दिल को छू जाती है। आप ये कहते हैं कि अगर हिमालय ना होता तो प्रभु राम होते ना होते हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो राम जी ने कह दिया था कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तो हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी लाए और उसके बाद लक्ष्मण जी के प्राण बचे और राम जी के भी प्राण बचे। तो इस तरह आप संजीवनी बूटी की बात करते हैं, आप अन्य जड़ी बूटियों की बात करते हैं। और अगर मैं कहूँ तो जैसा कि टिहरी में आपने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी बहुत कुछ किया है और पुरातन परंपरावादी चिकित्सा पद्धति के बारे में भी आप बहुत कुछ करते हैं। तो सर, आपसे भी हम बहुत सारी जानकारी आज लेंगे, पर हम आरंभ करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विशाल त्रिपाठी जी से। तो विशाल त्रिपाठी सर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रोग क्योर करने के लिए तो जबरदस्ती अंग्रेजों ने हमको एलोपैथी का गुलाम बना दिया ना, मार मार करके। अगर एलोपैथिक में इतनी सच्चाई होती तो अमेरिका में कोविड में इतने लोग मरते। भारतवर्ष के जाने डॉक्टर मर गए कोविड में, और मैंने अकेले 1000 कोविड पॉजिटिव ट्रीटमेंट किया है आयुर्वेद से और कोई नहीं मरा। 1000 कोविड पॉजिटिव का। और आज की तारीख में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, मैक्स, मूलचंद, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जब उनसे रोगी ठीक नहीं होते, कौन कौन, अब आप कहेंगे ऐसे कौन से रोगी होते हैं? सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आईवीएस, माइग्रेन, पैरालिसिस, डिस्क प्रोलैप्स, ऐसे रोगी हैं जो ये लोग दवा खाते खाते किडनी फेलोर, लीवर फेलोर, वो सब आते हैं और आयुर्वेद से ठीक होते हैं। अब आप कहेंगे फिर आयुर्वेद से लोग क्या मरते नहीं है क्या? तो मरते तो एलोपैथिक से भी है। मैं कम से कम हजारों मरीजों को मूलचंद में जो एलोपैथिक खा के मर गए। अगर रोगी ठीक होने की स्टेज में नहीं है तो एलोपैथिक से भी मरेगा, आयुर्वेद से भी मरेगा, होम्योपैथिक से मरेगा। लेकिन अगर रोग ठीक होने की स्टेज में तो हर पैथी में दवाइयां हैं, होम्योपैथिक में भी है, आयुर्वेद में भी है, नेचुरोपैथी में भी, योगा में भी है। तो ये तो जबरदस्ती हमारे भारतवर्ष में एलोपैथिक को थोपा जा रहा है। ये अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेजी पद्धति की चाल है कि केवल उन्हीं का बिजनेस बढ़े। इसको हमको सबको सावधान रहना है। हर पद्धति में विशिष्टता है। बहुत सारे लोग होम्योपैथी से अच्छा ठीक होते हैं, बहुत सारे लोग एलोपैथिक से ठीक होते हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेद से ठीक होते हैं। तो भारतवर्ष की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिसमें जो क्वालिटी है उन सबको मिलाकर के ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक पैथी का राज नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे इतना ही कहना है, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आपने सर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर की बात कर दी और मेरे प्रश्न है सर, मतलब मेरे नहीं है, हमारे जो कार्यक्रम दर्शक उनके प्रश्न है। एक तो ये है कि आजकल ये कहा जा रहा है, आयुर्वेद के लिए कहा जा रहा है ऐसा कि उस समय के लिए ठीक था, लेकिन इस साइंटिफिक एरा में ये सही नहीं है।
और उसमें अभी भी पुराने जमाने की ही थ्योरी चली जा रही है। और ऐसा लोग कहते हैं, मैंने खुद नहीं पढ़ा है ये चीज सर, आप बता सकते हैं इसको, कि जो विद्यार्थी बीएमएस करते हैं उनको अभी भी जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये पूरी तरह से बैक्टीरिया का रोग है, मतलब बिल्कुल ठीक है। है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ बैक्टीरिया। हाँ, सही है, तो सही है। जी, तो उसको पुराने जमाने में जब वेद था तो उसको एक राक्षस की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था, उसको कहते थे कि एक राक्षस है और उसी तरीके से मतलब उसका इलाज होता होगा। लेकिन जब से ये पता चला कि बैक्टीरिया तो अब एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में भी दवाएं हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद में अभी भी जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है बीएमएस में, उनकी किताबों के लोगों ने प्रमाण दिए हैं कि उसमें अभी भी उसको राक्षस ही कहा जा रहा है, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं कहते हैं। ऐसा इसके नहीं बारे है, में बताएं सर। ऐसा नहीं है, सुनिए सुनिए। जी जी आपका हमारा जो शरीर है, जी जिसके अंदर ब्रेन है, आंख है, नाक है, कान है, हार्ट है, सारे ऑर्गन्स हैं, ये आज की नहीं है, ये एलोपैथिक की देन नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमने दिए हैं वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। ये जब से मनुष्य ने जन्म लिया है तब से हमारा हार्ट, ब्रेन और ट्यूबरकुलोसिस और बैक्टीरिया है। जी इसका नाम अलग था। मतलब मैं कह दूं कि सूरज पूरब में उगता है तो कह दोगे आप गलत। सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, अरे क्या बेवकूफी है, सूरज तो पूरब में उगता है, तुम चाहे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो। ऐसे राज यक्ष्मा को हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता था। वो 11 तरह का होता था, इसकी ट्रीटमेंट होती थी और ये साध्य भी था, असाध्य भी था। जी बैक्टीरिया की खोज हुई, इसमें कोई शंका नहीं है, बैक्टीरिया की खोज हुई, एंटीबायोटिक्स आई, लेकिन कितनी एंटीबायोटिक आजकल फेल है और मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के जिनमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं काम करती, वो मेडिकल रेजिस्टेंट है। हाथ खड़े कर दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने और उनको हमने आयुर्वेद से ठीक किया। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो अंधानुकरण करते हैं साइंस का। आयुर्वेद भी एक साइंस है, एलोपैथिक भी साइंस है, होम्योपैथिक भी साइंस है, केवल एलोपैथिक साइंस है ऐसा मैं नहीं मानता। और जो लोग ये मानते हैं उनको मैं मूर्ख कहता हूँ, मूर्ख शब्द बोलता हूँ। एलोपैथिक में ज्यादातर टीबी की बात अगर मैं करूं तो एमडीआर में आ चुके हैं ज्यादातर मरीज, तो कोई भी ड्रग उनको असर नहीं करती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, इसलिए मैंने एलोपैथिक नहीं, एमडीआर बोलते हैं उसको, मेडिकल रेजिस्टेंट। केवल टीबी नहीं होते, जाने कितने मरीज आ रहे हैं जिनको लेकिन इस टीबी समय नहीं हो टीबी रही के है। सबसे ज्यादा मरीज हुए हुए हैं। ठीक है, जी सर। देखिए मैं कहता हूँ अगर एलोपैथिक में कुछ अच्छाई है तो मैं वहां कहाँ मना कर रहा हूँ कि एलोपैथिक ना लें, जी सर्जरी ले लें, एंटीबायोटिक लेंगे, लेकिन जीवन जीना है। अगर जिंदगी में सुख में जीना है तो आपको आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल माननी पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी भर नरक भोगते रहेंगे और डॉक्टरों को पैसा जाएगा। सर मेरा एक भी है ना कि जैसे कि ये ट्यूबरक्लोसिस के जो जर्म्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं और सबके अंदर होते हैं। हमारे आप में है। जी जी हाँ, सबके अंदर होते हैं। हमें आपको रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना चाहिए अपना, तो रेजिस्टेंस पावर आयुर्वेद से बढ़ता है। एलोपैथिक में कोई दवा बताए रेजिस्टेंस बढ़ाने वाली, कोई डॉक्टर हो तो? नहीं। केवल आयुर्वेद से रसायन चिकित्सा से बढ़ता है। और हमारे आयुर्वेद में ये लिखा है कि ऋषियों ने रसायन सेवन करके 1,000, 2,000, 10,000 वर्ष पाई। उदाहरण दिया गया है विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, परशुराम, कृपाचार्य। हमारे भारतवर्ष में विमान चलते थे, विमानों से आते थे लोग, लड़ते थे, अस्त्र शस्त्र थे, राम रावण युद्ध हुआ, ये सब भुला दिया गया। कह दिया आयुर्वेद में कुछ है ये नहीं है। आयुर्वेद में हर तरह की सर्जरी होती थी। मतलब जब तक अंग्रेज नहीं आए तो क्या भारतवर्ष में डिलीवरी नहीं होती थी? क्या भारतवर्ष में सर्जरी नहीं होती? क्या भारतवर्ष में फ्रैक्चर नहीं होते थे? क्या मर जाते थे? उठा जैसे स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा मंत्री हुए उन्होंने मुस्लिम तुस्लीकरण करके कह दिया भारत में कुछ नहीं है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारत को बदनाम करने के लिए अंग्रेजी को बढ़ाया। ये है, रियलिटी है। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि कोविड के दौरान लोगों ने गिलोय और इस तरह की मतलब हर्बल चीजों का बहुत प्रयोग किया। ये मैं उपाध्याय सर भी पूछना चाहूंगी और त्रिपाठी सर से तो पूछूंगी ही कि उससे ये लोगों ने प्रमाण दिए हैं पीजी लेवल मरीजों का, जिसके कारण लिवर तक फेल हुआ। इसके बारे में क्या आप कहना है? लीवर का फेल कभी भी गिलोय से नहीं होता। लीवर फेलोर का कारण होते हैं एलोपैथिक दवाइयां और उसका टॉक्सिन्स। जो ये प्रचार करते हैं उनकी भी मानसिकता है केवल हमारे पर शासन करने की। मैं जाने कितने एलोपैथिक के फेल लीवर के पेशेंट को लेता हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और ILBS के। वो कहते हैं लीवर बदलेंगे 35 लाख लगेगा और छोड़ के मेरे पास आते हैं लोग। ये सब केवल सुनियोजित षड्यंत्र है भारतवर्ष को लूटने का। ये मेरा अपना अनुभव है।
और डॉक्टर अंबुज शुक्ला सर, इसी के साथ मैं आपसे भी पूछ लेना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी में सिर्फ अल्कोहल दिया जाता है, और अल्कोहल मतलब शराब, तो उससे लीवर में शराब की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब लीवर में शराब की बीमारी होती है। आप इसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा मुद्दा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर। आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ जी, अब अब आ रही आई है साहब, अब आई है। तो इसमें जो आप लोगों ने प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास है। और सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शब्द एलोपैथी है ये डॉक्टर हैनीमैन का ही दिया हुआ है, जो आज सब लोग कहते हैं। और बेसिकली एलोपैथी शब्द ही गलत है। एलोपैथी शब्द का मतलब किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए नहीं यूज किया जाना चाहिए। एलोपैथी उसको बोलते हैं जहाँ पर एलोज मीन्स होता है डिसिमिलर एंड पैथोज मीन्स सपरिंग, यानी कोई भी ऐसा चिकित्सा प्रणाली जिसका कोई ग्राउंड ना हो, जो बिना किसी ग्राउंड पर, बिना किसी एविडेंस पर, बिना किसी सही अप्रोच के जो मेथड्स अडॉप्ट होते हैं उनको हम लोग एलोपैथी बोलते हैं। और आज जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको हम एलोपैथी नहीं कह सकते हैं। उस समय डॉक्टर हैनीमैन के समय जो एलोपैथी थी उसको उन्होंने एलोपैथी शब्द यूज किया था कि बिना किसी बेसिक ग्राउंड के, कि बस हम दवा दे रहे हैं, पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। जैसे कि अगर किसी को मान लीजिए कि फीवर आ रहा है तो एनीमा दे दिया जाता था विदाउट नोइंग द कॉज, और उस एनीमा देने से कहते थे कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता था, कई बार नहीं होता। तो जहां पर हम भ्रामक चिकित्सा करते हैं वो एलोपैथी है। और एलोपैथी इज ए मोड ऑफ ट्रीटमेंट। आज जो मेडिसिन है दैट इज नोन एज मॉडर्न मेडिसिन। जी, तो जो एलोपैथी है, जहां तक बात हो रही है, एलोपैथी का मतलब होता है कोई भी ऐसा चिकित्सा मेथड, ऐसा चिकित्सा प्रणाली जिसका कोई ग्राउंड ना हो, और वास्तविकता में इसके संस्थापक कोई नहीं थे। जो आज हम मॉडर्न मेडिसिन जिसको जानते हैं इसके संस्थापक थे हिप्पोक्रेट्स। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हैनीमैन थे। एंटीपैथी एक डॉक्टर लक्स थे, उन्होंने डॉक्टर गैलन थे, उन्होंने किया था। आइसोपैथी एक मेथड था जिसमें सेम मेडिसिन या सेम मटेरियल यूज किया जाता था, उसके संस्थापक डॉक्टर लक्स थे। और जो आयुर्वेद है इसके संस्थापक हमारे साक्षात नारायण के अंश भगवान धन्वंतरी जी थे। तो हर चीज का, हर पैथी का कोई ना कोई संस्थापक है। तो एलोपैथी शब्द ही गलत है अगर हम वास्तविकता में देखें तो। जो आज कहा जाता है कि एलोपैथी, तो ये वास्तविकता में एलोपैथी नहीं है। अभी आ रही है? हाँ जी, एकदम ठीक आती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। जी, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सभी जितनी भी पैथी हैं ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो इन सबका जो उद्गम हुआ वो मानव कल्याण के लिए ही हुआ है। मानव जाति की जो रोग हैं उनको दूर किया जाए, उनकी तकलीफों को दूर किया जाए, इसी के उद्देश्य से हुआ है। और इसमें आज जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका मूल कारण किसी पैथी की जिम्मेदारी नहीं है, उसका मूल कारण बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। इस पे जो चिकित्सा पद्धति है इस पर किसी समय में ये एक प्रकार हुआ करता था, धर्म से जुड़ा रहता था। आज चिकित्सा कर्म जो है वो पूर्ण रूप से व्यवसायियों के हाथ में। तो इस वजह से सभी की अलग अलग बदनामी होती है और कुछ लोग विशेष रूप से इन्वॉल्व हो जाते हैं एक षड्यंत्र के तहत या जैसे भी, और वो सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं। एक्चुअली जब से हमारी साइंस में बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, बिजनेस, ये बिजनेस ने सब सत्यानाश किया है। देश हमारा है जन सेवा, मानव सेवा, रोग दूर करना। वो कहते नहीं हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, हम ही करेंगे और हमारी दवा होनी चाहिए, और वो भी अमेरिका में बनी होनी चाहिए, भारत की बनी नहीं होनी। ये बिजनेस है केवल। अरे सर, आज कफ सिरप वाला देखिए सर, कफ सिरप का जो स्कैंडल चल रहा है, हाँ बच्चों वाला जी, मतलब हद हो गई है। मैं भी तो प्रमाण के साथ मैं भी तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि मैंने हजारों पॉजिटिव पेशेंटों को लिया है और सबको आयुर्वेदिक दवा दिया, कोई नहीं मरा है। आप केवल एलोपैथिक को ही प्रमाणित क्यों बात मानते हैं? क्या हम लोग भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम पैसे नहीं कमाते? सर ये जो आप बता रहे हैं, आजकल तो सब लोग उधर ही जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, पर मेरे पास जानते हैं आगे क्या कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं से किडनी डैमेज होती है। तुरंत पहला प्रश्न पूछते हैं, तुरंत। कौन कहता है? अरे मुझसे पूछते हैं, तो मैंने पूछा किसने कहा? उस डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा उस डॉक्टर से पूछो कि अमेरिका में इस समय कितने किडनी के फेल हो रहे हैं और वहां कौन आयुर्वेदिक दवा खाता है? ब्रिटेन में कितने किडनी फेल हो रहे हैं, वहां कौन आयुर्वेदिक दवा खाता है? तो चुप हो जाते हैं।
उनको तो विरोध उपाध्याय करना साहब, है मैं ना। आपसे एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि आप विधायक हैं, तो नीतिगत और सामाजिक दृष्टिकोण रखने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातें आप लोगों के पास आती भी हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये परंपरावादी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है और आधुनिक, तो आप इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के बारे में क्या सोचते हैं? शायद आप लोगों को पता होगा और त्रिपाठी सर को भी, कि सन 80 के आसपास कहते हैं कि इसको करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसके नहीं करने दिया कि नहीं, हम मिलकर हम करने के लिए इसके बारे में सर आप भी कुछ कहें। धन्यवाद भावना जी। जी सर। और मैं सभी जो इसमें कार्यक्रम में आपके इस प्रयास से जुड़े हैं, मैं उनका सबका अभिवादन करता हूँ। ज्वाइन कर, क्योंकि मैं तो ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ कि जब हमारे यहाँ तो कोई हॉस्पिटल था ही नहीं, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं थी, सब पैदल था। मैं जब अपना हाई स्कूल का जो है स्टेट बैंक का मुझे वो बनना था, वो क्या कहते हैं आप, वो पैसा भरना था, तो 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी जो है वो और मेरे के बारे में बहुत अच्छे जानकार थे, तो हमको कोई भी अगर किसी तरह की अस्वस्थता होती थी तो हमने एलोपैथिक डॉक्टर तो कभी देखा नहीं। वो जो है जैसे पेट में कुछ दर्द है, तो हमारे यहाँ जो है वो जो वाइल्ड लाइफ बहुत है, तो वो जो हिरण का सींग है उसका जो है वो घिस करके उसमें पत्थर पे, और वो जो आपकी नाभि है उसमें लगा दिया, और जो है आपका पेट का दर्द ठीक हो गया। तो हम तो उसके वातावरण में रहे हैं, और आज भी जो है, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि अगर हिमालय और उसकी जड़ी बूटियां संजीवनी नहीं होती तो भगवान भी जिंदा नहीं होते, तो फिर आज जो वहाँ अयोध्या में जो इतना बड़ा नरेंद्र मोदी जी और सब लोगों ने मिलकर के, आप सब लोगों के सहयोग से भगवान राम का मंदिर बना है, तो फिर वो भी नहीं होता। फिर हम जो है आराधना भी किसकी करते। तो मेरी विचार से कोई भी जो चिकित्सा पद्धति है, मैं ये मानता हूँ कि वो कोई खराब नहीं है, और खाली एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदी नहीं, यूनानी भी है, उसमें चीन में अलग उनकी पद्धतियां हैं। आप अगर साउथ अफ्रीका और उस तरफ अफ्रीकन देशों में जाएंगे तो उनकी अपनी अलग जो है स्थानीय पद्धतियां हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, त्रिपाठी जी ने, कि जिससे जो रोगग्रस्त है उसको अगर ठीक हो जाए, सबको करना चाहिए। जैसे एलोपैथी का मैं बता रहा हूँ, हमारे डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी और के अग्रवाल साहब, ये दोनों साथ में थे वहाँ मूलचंद हॉस्पिटल में, और वो सामने रहते थे मूलचंद के अग्रवाल जी। और वो पहले दिन तो हम सबको ये बता रहे थे कि कैसे जो है वो कोविड से हमको ठीक होना है। पता चला कि दूसरे दिन जो है उनको हार्ट अटैक हो गया या कुछ इस तरह की बीमारी हो गई, हमारे बीच में नहीं रहे। तो जिससे आपको लाभ मिल सके, और हम उत्तराखंड में ये देवभूमि है और अधिकतर जड़ी बूटियां जो हैं हमारे पास हैं। हम एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त जो है, तब चाहे आयुर्वेद है, और हमारे यहाँ तो यूनानी दवाइयों की सबसे जो फैक्ट्री है वो हमारे रामनगर के पास में थी। तो इन सबको एक साथ मिला करके कोशिश ये कर रहे हैं। मैं खुद भी वहाँ टेरी में माँ भागीरथी गंगा के किनारे कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा, अभी दिल्ली में भी जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वैसे आयुर्वेद का भी एक ऑल इंडिया जो है आयुर्वेदिक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है अभी हमारी केंद्र सरकार ने बनाया है, जिसमें हर तरह की आयुर्वेद के विशेषकर पद्धतियों से इलाज किया जा रहा है। मैं भी टेरी में ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा जो है वो मेडिकल कॉलेज, जिसमें आयुर्वेद भी हो, एलोपैथी भी हो, इवन कि अगर यूनानी से कुछ फायदा हो रहा है या होम्योपैथी से फायदा हो रहा है, तो उन सब का एक संयुक्त रूप से कुछ एक ऐसा केंद्र बना सकें। देखिए, वहाँ
भाई गंगा का उद्गम है, और कुछ क्या होता है कि पानी के आसपास जो है, मेरे पास सबसे बड़ी जो है वाटर बॉडी है वहाँ पर, टेरी डैम, तो उसके किनारे हम बना रहे हैं, जिससे प्राकृतिक और हमारे यहाँ सबसे अच्छा वातावरण है। AQI आप देख लीजिए तो 20, 25, 50 से ज्यादा कभी अधिक नहीं जाता है। जिंदा रहने के लिए हमारी प्राथमिकताएं जो है हमने तय नहीं की है। आपको अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले आपको वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन पर किसी का कोई फोकस नहीं है कि हमको शुद्ध वायु मिले। उसके बाद जब मैंने एक बार बड़ी भूख हड़ताल की थी और पानी पीने का मैंने अपने मित्र मुख्यमंत्री को कहा, मैंने कहा पानी नहीं पीऊंगा, तो सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ करना, 3 दिन से ज्यादा ठीक ढंग से जिंदा नहीं रहोगे। सबसे पहले किडनी चली जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। उसके बाद आपको पानी चाहिए, उस पर हमारा कोई फोकस है नहीं। फिर उसके बाद जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन पर भी हमारा उस तरह का कोई फोकस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्योंकि विद्वान हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, जो डॉक्टर लोग हैं 90 दिन से ज्यादा शायद कोई जिंदा नहीं रह सकता बिना भोजन के। और उसके बाद कहते हैं कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो बड़ा है। तो उसमें अगर जो जब आदमी कोई बीमार हो जाए और इसको अगर सही चिकित्सा न मिले, आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरे भारत में, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए ये कहना चाहता हूँ, कोई एक अस्पताल बता दीजिए जहाँ आदमी इस भाव से जाए कि मेरा इलाज ठीक हो जाएगा, मुझे लूटा नहीं जाएगा। तो हमने ये चारों जो प्राथमिकताएं हैं उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में कि कुछ उस पर कुछ काम कर सकें। और टेहरी में जो है माँ भागीरथी के किनारे राजा भगीरथ, जो इतनी बड़ी हमारी, उसको नदी नहीं कह सकते, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि वो तो अमृत है। अगर किसी के प्राण छूटेंगे भी तो कम से कम ये कहेगा कि भाई गंगा के किनारे हमारे प्राण छूटे हैं। तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जिससे लाभ हो सके वही सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति है, जिसको आदमी को लाभ मिल सके, मेरा मानना ये है। जी सर, आपने इतनी सही बात कर दी, मतलब हम संकोच में बोल नहीं पाते कि वाकई आधी बीमारी तो बढ़ जाती है बिना इलाज के, डर लगता है जाने में। बिल्कुल आपने सही शब्द कहे। तो हम अपेक्षा करेंगे जल्दी उत्तराखंड का ये अस्पताल बने तो हमें कुछ वहीं पर आकर इलाज कराए। नहीं, आप वहाँ इस भावना दृष्टिकोण से आइए कि हम उसको देखने जा रहे हैं, इस भावना से आइए कि आप अस्वस्थ हैं तो वहाँ जा रहे हैं। जी सर। और सर लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, थोड़ी कड़वी, हमारे साथ डॉक्टर सरकार भी, अभी हम उनसे सबसे इस बात में पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि आपकी दादी ऐसे घरेलू जो टिप्स दे दे। आदित्य, आवाज इको क्यों हो रहा है इतना? जी तो उसमें सर ये होता था कि उस समय जैसे कहते थे उधर शूल से कोई मर गया, किसी भी बीमारी से तुरंत मर जाते थे। तो एलोपैथी के आने के बाद ये सारी चीजें तो सर हुई हैं। जैसे अपेंडिसाइटिस होता था, तब अपेंडिसाइटिस से इतने लोग मर जाते थे। आज सर्जरी अपेंडिसाइटिस की और एकदम लोग अच्छे से रहते हैं। हालांकि डॉक्टर अंकुश शुक्ल बात ठीक है कि शल्य चिकित्सा एक अलग पद्धति हो जाती है, उसको हम एलोपैथी नहीं कह सकते हैं, वो आयुर्वेद में भी है शल्य चिकित्सा। लेकिन अगर हम मेडिसिन की भी बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन, जैसे अस्थमा के मरीज हैं तो पहले कहते थे दमा दम से जाता है, दमा का रोगी है तो मर गया। आज दमा के रोगी अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण है हमारे सामने कि वो 80 साल की अवस्था में भी डांस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का एक इम्प्रूवमेंट भी हुआ है एलोपैथी के कारण। तो हम एकदम इनकार एलोपैथी से भी नहीं। आप डॉक्टर त्रिपाठी ने, आपने, डॉक्टर सत्य सिंह जी ने, सबने जो ये बात बोली कि हम मिलकर जो अच्छी बातें हैं एलोपैथी के लिए ये कर सकते हैं, हम एलोपैथी को एकदम नकार भी नहीं सकते सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो कहा ना कि जिससे भी लाभ हो, लेकिन जब आपस में जो उसका भाव होता है वो बिगड़ जाता है तो तभी बीमारी होती है। जी जी। हमारी जड़ी बूटियां तो इतनी है कि हर कोई भी अगर रोग हो तो उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी है उत्तराखंड में। और मैंने कहा नहीं, हमने 17 साल तक तो मैंने कभी देखा ही नहीं जो है, हमने कभी कोई सिरदर्द की दवाई किसी को खाते हुए नहीं। हाँ, अगर कोई गंभीर बीमार जैसे जिसमें सर्जरी की जरूरत है वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ उस समय
लगभग जो है अगर आप 80 के दशक में जाएंगे तो इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती थी। मेरी दादी थी तो वहाँ जो उनको कुछ ज्ञान था थोड़ा बहुत, तो सारे के सारे जो है प्रसव उन्होंने करवाए वही घर में, कभी कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। तो कुछ ना कुछ जो है ईश्वर प्रदत्त भी मेरे ख्याल से कुछ लोगों में ये गुण होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमको जो मैंने बताया कि हमको वायु पर और जल पर और अन्न पर अगर हम ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से 90% लोग तो बीमारी नहीं होंगे। तो बिल्कुल ठीक अधिकतर सर। उससे जो बीमारियां हो रही है तो जो भी पद्धति उसका ठीक ढंग से इलाज कर ले वो सबसे अच्छी मैं मानता हूँ। एलोपैथी भी मुझे अभी अचानक ही बीपी हो गया तो सबसे पहले मेरे दोस्त हैं यहाँ डॉक्टर नंदा, उनके पास गया, मैं दवाई लो खिला, बाद में मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी सब मिला के कर लूंगा। तो उन्होंने जो है तुरंत मुझे राहत मिल गई। अब जो है मैं होम्योपैथी के और आयुर्वेद की भी दवाई ले रहा हूँ तो उससे काफी फायदा हो रहा है। और कहीं पर भी कुछ होता था तो मैं तो सीधे डॉक्टर एसवी त्रिपाठी के पास पहुंचता था। मैंने कहा भाई बताओ, सलाह दो दिल्ली में कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी भी मैं जब इस तरह की स्थिति आती है तो उनको फोन करता हूँ। और यहाँ पर भी होम्योपैथी के मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर साहब अरोड़ा जी जो अपने अच्छे दोस्त हैं, उन सबसे मिलकर के जिससे आपके शरीर को और रोग दूर हो सके, मेरे ख्याल से उसमें कहीं पर किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल ठीक सर। किसी भी नहीं, पद्धति हम की आलोचना के हम पक्षधर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस पैथी में जो विशेषता है उसका लाभ मरीज को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एलोपैथिक का, होम्योपैथिक में होम्योपैथिक से, आयुर्वेद से आयुर्वेद का। मैं तो अगर वहां पर ये हॉस्पिटल अगर बनवा रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो है आयुर्वेद का भी 50 बेड का जो है अस्पताल बनवा रहा हूँ और साथ में एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी बनवा रहा हूँ जिससे उस पर शोध हो सके, क्योंकि जड़ी बूटियां जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सब मिल करके जो है मानवता के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए, मानव के हित के लिए काम करें, तब चाहे वो जो भी पद्धति है और उसका समावेश करके एक अच्छा रास्ता हम निकाल सकते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। वो ठीक है सर। डॉक्टर अंबुज शुक्ला सर, अब आप अपनी बात करें। आप अल्कोहल का बता रहे थे, आपका ऑडियो शायद है। जी जी सर, आप हेल्प का बता रहे थे, वो हम जानना चाहेंगे क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। हाँ, तो जो अभी हमने संक्षिप्त रूप से बताया कि किसी भी पैथी को, जैसे जो एलोपैथी शब्द है वो शब्द ही गलत है, एलोपैथी शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन ने उस समय की जो चिकित्सा पद्धति थी उसके लिए शब्द यूज किया था। और एलोपैथी ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति जैसी चीज है ही नहीं। एलोपैथी मीन्स जहाँ पर हम ऐसा इलाज करते हैं जिसे हमें खुद नहीं मालूम है कि कैसे पेशेंट ठीक हो जा रहा है, बस हम अपने मनगढ़ंत कुछ भी तरीके बना ले रहे हैं। तो उस समय जो चिकित्सा पद्धतियां थी उस समय बहुत क्रूअल मेथड्स, बहुत ही जैसे ब्लड लेटिंग ज्यादा होती थी कि खून निकाल दो, जिससे गंदा खून निकल जाएगा तो रोगी ठीक हो जाएगा। जबकि डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड। एक्चुअली डॉक्टर हनीमैन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हैं हम कि ये डॉक्टर हनीमैन जो है, ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, जैसे कुशाग्र बुद्धि या कहते हैं कुछ विशेष लोग जो विशेष आत्माएं होती हैं, मुक्त आत्माएं होती हैं, जिनको भेजा जाता है मानव कल्याण के लिए। तो उस समय ये इन्होंने 23 की एज में 23 साल की एज में इन्होंने अर्लंगन यूनिवर्सिटी से एमडी किया था, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी जिसको आज हम मेडिसिन बोलते हैं। अर्लंगन यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। और बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन, ये एक बार इन्होंने कहीं ये देखा कि जब हम इलाज करते हैं किसी रोग, उस समय दवाइयों की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा दी जाती थी। जैसे क्विनीन, जो क्लोरोक्वीन आजकल यूज करते हैं, क्विनीन की बहुत हेवी डोज दी जाती थी। तो उससे क्या होता था कि पेशेंट ठीक तो होता था लेकिन उसके साथ उसको और ज्यादा समस्याएं हो जाती थी। या किसी को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को फीवर आ रहा तो उसका ब्लड निकाल लिया जाता था, किसी को आर्थराइटिस है तो उसको इनिमा लगा करके और उसको जो है डायरिया कराया जाता था और उसका डायरिया और बढ़ता जाता था और उसकी वाइटलिटी कम होती जाती। तो उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा पद्धति गलत है और जो चीज गलत है उसको मैं नहीं प्रैक्टिस करूंगा। तो उन्होंने छोड़ दिया। और क्योंकि बहुत नॉलेज था, उनको कई तरह की लैंग्वेजेस आती थी, तो उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया कि हम ट्रांसलेट करके बुक्स को, और उससे जो हमें पैसा मिलेगा उससे हम अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो उसी में एक डॉक्टर कैलन थे, ही वाज वेरी रिनाउंड फिजिशियन।
और उनकी जो थेरापेटिक्स थी, मैथमेटिका थी, वो बहुत ज्यादा लोग यूज करते थे उस समय के डॉक्टर। तो उसका ये जब एक बार ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि चाइना इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द फीवर। चाइना मीन सिनकोना, जिससे आज क्लोरोक्विन बनती है। तो उन्होंने कहा कि सिनकोना इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द फीवर बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट। तो बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन ही कुड नॉट डाइजेस्ट दिस, कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिटर तो बहुत सारी चीजें हैं, काली मिर्च भी कड़वी है, हरी मिर्च भी कड़वी है, लाडोना भी कड़वा है, स्ट्रामोनियम भी कड़वा है। तो कड़वी से बुखार का क्या संबंध है? तो उन्होंने खुद उसको पीना शुरू किया। चाइना बार्क जो है उसका सिनकोना का जूस निकाल करके उन्होंने पीना शुरू किया, और कुछ दिन के बाद उनके अंदर वो सारे सिम्टम्स आ गए जो मलेरिया फीवर में होते हैं। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा तो नहीं कि ये मेडिसिन ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करने की पावर रखती है इसलिए ये ठीक कर देती है। तो उन्होंने और भी मेडिसिन अपने ऊपर, अपने क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर उन्होंने उसको टेस्ट करके देखा। तो ज्यादातर में ये मिला कि हेवी डोज में जो भी मेडिसिन ली जाती थी उसी मेडिसिन की या उसी ड्रग की बहुत ही कम मात्रा, यानी सूक्ष्म मात्रा, वेरी माइन्यूट अमाउंट जब दिया जाता था तो उस तरह के लक्षण ठीक हो जाते। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट, जिसको हम अगर जब भी जो डॉक्टर त्रिपाठी साहब बोल रहे थे कि आयुर्वेद जननी है, जितने भी तरह के चिकित्सा विज्ञान आज प्रचलित हैं पूरे विश्व भर में उनकी जननी आयुर्वेद है। और आयुर्वेद में भी ये सिद्धांत पहले से दिया हुआ है, समः शमं शमयति, यानी समान की समान से चिकित्सा। तो डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स जो थे, जो मॉडर्न मेडिसिन के संस्थापक, उन्होंने दोनों पद्धतियां दी थी। उन्होंने कहा था कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर, यानी अपोजिट, आप जैसे फीवर आ रहा है तो ऐसी दवा दीजिए जिससे शरीर ठंडा हो जाए, दैट इज अ मेथड। और दूसरा उन्होंने कहा था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसको आज होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। बट हुआ क्या कि बाय द टाइम धीरे धीरे एंटीपैथी जो थी वो डेवलप होती चली गई, और उसी को फिर रिफाइन करते गए, और रिफाइंड हुआ, उसमें और शोध हुए, तो पैथोलॉजी में नए इन्वेंशंस हुए, बैक्टीरियोलॉजी हुई, तमाम चीजें आई, जिसकी वजह से मॉडर्न मेडिसिन जो आज हम लोग जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ये पहले से थी, आयुर्वेद में ये भी थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे जो सर ने बताया कि अंग्रेजों के शासन का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ा, तो जो चीजें हुई, जो उन्होंने विकसित की, उसको हम सही मानने लगे और हम अपनी चीजों को खराब मानने लगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भावना आ गई कि हम हीन हैं, हमारी चीजें अच्छी नहीं हैं, और उसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी हर चीज, हमारी सभ्यता, हमारी आयुर्वेद, हमारी जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है, वो सब हमारा विकृत होता चला गया। भाषा भी जी, उसी का परिणाम, हाँ, उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन जो है, इसके संस्थापक डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स थे, और वो फेनोमेनोलॉजिकल मेडिसिन पर बिलीव करते थे। उनका ये कहना था कि कोई भी फालतू की चीज नहीं, कि कुछ भी दे दीजिए ठीक हो जाए, ये नहीं। देयर मस्ट बी अ ग्राउंड, आप किस बेस पर चिकित्सा कर रहे हैं और उसका क्या कारण है और वो कैसे ठीक हो रहा है, ये आपको जानना चाहिए बीइंग अ फिजिशियन। तो आज जो खराब हुआ है समय, वो चिकित्सा की वजह से नहीं खराब हुआ है, वो व्यवसायीकरण की वजह से खराब हुआ है। इसमें बिजनेस क्लास इन्वॉल्व हो गया, और आज का समय बहुत ही खराब समय है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये देखते हैं, या मनुष्य जाति ये देखती है कि हमारा कहाँ से फायदा होगा, उसके लिए अगर किसी का नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले ये धारणा अगर बदल जाए तो फिर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई चीज जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज जो होम्योपैथी की बात है, तो होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन ने ये नहीं कहा कि आप मीठी गोलियां, या होम्योपैथी कंप्लीट साइंस है। और यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि होम्योपैथी का मतलब ये नहीं है कि हम और कोई चीज नहीं कर सकते हैं। बीइंग अ फिजिशियन, और फर्स्ट टास्क इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। उसके लिए डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, फुट नोट में, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ड्यूरिंग द वेरी एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी टूल्स शुड बी यूज। वहां पर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कुछ नहीं, यू आर अ फिजिशियन एट दैट। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है क्योर द क्यूरेबल केसेस, जो केसेस हम क्योर कर सकते हैं उनको हम क्योर, यानी जिनका उपचार किया जा सकता है। दीदी, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज। उनका हमें उपचार करना चाहिए। जो चीजों को, जो केसेस हम ठीक नहीं कर सकते हैं, दे ऐसे केसेस जो विच आर इनक्योरेबल, दे शुड बी पैलिएटेड, यानी उनको टाइम बिंग रिलीफ दीजिए। एंड वेरी डेंजरस, लाइफ एंडेंजरिंग केसेस, वहां पर हमें सप्रेस करने की भी परमिशन है, जो कि आयुर्वेद में दमन चिकित्सा के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ उसको सप्रेशन बोलते हैं, और शमन चिकित्सा पैलिएशन। तो आयुर्वेद में तो सब कुछ है, आयुर्वेद से ही होम्योपैथी निकली है। और इवन मॉडर्न मेडिसिन जो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से जब भारत से लूटपाट हुई तो यूनान वाले सबसे अधिक लूटपाट यूनान ही कहा ना, जो ग्रीक में जो आज की जो माना जाता है कि यूनान इज दी बेसिक लैंड फॉर द मेडिसिन। तो बेसिकली यहाँ से सारे लिटरेचर ले गए और वहां पर यूनानी मेडिसिन शुरू हुई। यूनानी मेडिसिन से फिर वही
रिफाइंड फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में जब वो बनाना शुरू किया, तो उसी को लोगों ने ये मॉडर्न मेडिसिन, जैसे कि ओपीएड, मान लीजिए अफीम है, अफीम की सूक्ष्म मात्रा देकर के दर्द को शांत किया जाता था, उसी अफीम से ट्रेमाडोल बनती है, तो वो आज कहते हैं कि एलोपैथिक दवा है। कोल्चिसिन एक दवा आती है जो कि सुरंजान नाम से आती है, वो कोल्चिसिन जो है वो गाउट के लिए प्रयोग की जाती थी, आयुर्वेद में आज भी प्रयोग की जाती है, उसी को कोल्चिसिन नाम बना करके सुरंजान को, और उसके बाद फिर उसको दिया जाता है, तो उससे गाउट के केसेस ठीक होते हैं। इसी तरह से बहुत राउल्फिया, रिसर्पिन नाम से एक पहले मेडिसिन आती थी, अभी वो बाद में बंद कर दी गई, जिसको सर्पगंधा बोलते हैं। उसी सर्पगंधा से उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए आयुर्वेद में प्रयोग करते थे, और रिसर्पिन नाम से उसका जो अल्कलॉइड होता है, रिसर्पिन होता है, उसको दे करके एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में उससे बीपी ठीक किया। तो देखिए, कोई भी पैथी में प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, उन्होंने केमिकल फार्मूला बनाया और उसी को बोल दिया ये मॉडर्न है, ये हमारी बनाई हुई है, जबकि ये बेसिकली आयुर्वेद की ही थी। आयुर्वेद में सब कुछ था, उपचार भी था, शमन भी था, दमन भी था। अब होम्योपैथी में जो डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि आप पेशेंट को देखिए, पेशेंट किस लायक है, सबसे पहले जान बचाइए, अगर जरूरत पड़ती है तो आप ट्रैकोस्टमी कर दीजिए, उस समय आप अपनी पेन, फाउंटेन पेन निकाल करके पंचर कर दीजिए ट्रैकिया को, और पेशेंट को जान किसी तरह बचा लीजिए। अगर उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आप सीपीआर दे देते, अगर रिब्स भी तोड़ डालते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन पेशेंट की जान बच जानी चाहिए। तो फर्स्ट एम इज टू सेव द लाइफ बाय एनी मीन। सेकंड जो एम होता है, दैट शुड बी क्योर दी क्योरेबल केसेस, जिन पेशेंट्स को हम ठीक कर सकते, जो पेशेंट क्योरेबल हैं, चाहे वो क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट हो, उनको हमें पूर्ण रूप से ठीक करना है, उपचार है, और टू सच एन एक्सटेंट सो दैट ही मे बी रिस्टोर टू प्रॉपर हेल्थ, वो प्रॉपर हेल्थ को अटेन कर ले, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ठीक हो जाए, इस लेवल तक हमें ठीक करना है। तो ये डॉक्टर हनीमैन, देखिए सत्य जो है वो कोई भी व्यक्ति बोले, अगर वो महान है तो वो कहीं ना कहीं पहले, डॉक्टर हनीमैन वाज नॉट नोइंग कि he was this principle was already present in our India, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि I am stabilizer of homeopathy, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर हनीमैन was re-stabilizer of homeopathy, डॉक्टर हनीमैन ने उसको पुनर्स्थापित किया था सिद्धांत को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में। ये सिद्धांत आयुर्वेद में पहले से दिया हुआ है, समय शमम शमयति, वही होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो वहां एप्लीकेबल है जहां पर हमें क्योर करने की बात आती है। वो किसी भी मेथड से, अगर प्रकृति भी करती है, नेचर अगर किसी को ठीक करती है, तो वहां भी होम्योपैथिक सिद्धांत ही लागू होगा। आयुर्वेद चिकित्सा से भी अगर किसी को ठीक किया जाता है, वहां भी होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत लागू। होम्योपैथी का मतलब मीठी गोली नहीं, होम्योपैथी इज ए प्रिंसिपल एंड इट इज ए नेचुरल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ नेचर। वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। ये उन्होंने कहा कि अगर कोई मजबूत चीज आती है, तो जैसे कि चिकन पॉक्स, अपने यहाँ माता जी क्यों कहा जाता है चिकन पॉक्स को, मीजल्स को माता जी क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज नेचुरल डिजीज। और नेचुरल डिजीज ऐसी होती है कि जो एक बार हो जाती है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक कर देती है। तो सोचने की बात थी कि जो बीमारी है, उस बीमारी को माताजी या उसको सम्मान देने की क्या जरूरत थी। तो ये हमारे मनीषी, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनको ये चीज मालूम थी, इसलिए कहा गया छोंकना भूनना बंद कर दीजिए, मसाला खाना बंद कर दीजिए, यानी इरप्शन शुड गेट आउट प्रॉपरली। जो इरप्शन है वो बाहर निकलने चाहिए, वो अगर अंदर दब गए, आप अक्सर देखते होंगे कि मीजल्स के केस में ट्रीटमेंट, हेवी ट्रीटमेंट किया गया, उससे क्या होता है, सप्रेशन हो जाता है, और सप्रेशन होने के बाद पेशेंट विल सफर फ्रॉम निमोनिया या सीवियर उसको जो है पल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सप्रेशन। ये नेचुरल लॉ है। तो जो मीजल्स की वजह, मीजल्स के बाद आर्काइटिस ठीक हो गई, मीजल्स के बाद तमाम लोगों की क्रॉनिक आर्थराइटिस ठीक हो गई, चिकन पॉक्स के बाद से कि किसी की स्लीन बढ़ी हुई थी, वो क्यों, क्योंकि नेचर ने उसको ठीक किया। तो ये नेचुरल प्रिंसिपल है। होम्योपैथी मीन्स नेचुरल प्रिंसिपल, जहां प्राकृतिक रूप से ठीक कर रहे हैं हम, वो सिद्धांत होम्योपैथी। आयुर्वेद में सभी सिद्धांत है जो हमने बताया ना, कि आयुर्वेद में एलोपैथी की भी जरूरत पड़ने पर वो यूज करते हैं, यानी हमें नहीं मालूम कैसे ठीक हो रहा, लेकिन हमने ठीक कर दिया इमरजेंसी कंडीशन में, दैट इज एलोपैथी। तो अब जो बात आई अल्कोहल की, देखिए अल्कोहल नहीं पिलाया जाता है होम्योपैथी में, ये बिल्कुल गलत धारणा है। 2-4 पन्ने पढ़ करके या थोड़ा बहुत होम्योपैथी के बारे में जाके उल्टे सीधे भ्रामक प्रचार लोग करते हैं। अल्कोहल इज सिंपली अ मीडियम। डॉक्टर हनीमैन के समय में उन्होंने जो मेडिसिन बनाई, मेडिसिन बनाने के बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी पोटेंसी को सुरक्षित रखने के लिए बेस्ट मीडियम वाज अल्कोहल। हम होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्टिल्ड वाटर में भी बना सकते हैं, हम होम्योपैथिक मेडिसिन शुगर ऑफ मिल्क में भी बना सकते हैं, जो टैबलेट्स होती हैं बायोकेमिक, वो शुगर ऑफ मिल्क में बनती हैं। और बेस्ट मेथड जो है वो अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज किया जाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज अल्कोहल इज ट्रांसफरेबल। जो हम अल्कोहल में जब हम गोली में डाल देते हैं तो वो दवाइयां
गोलियों में चली जाती हैं। अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो पानी जो है वो दवा के रूप में आ जाता है। अगर हम उसको डायरेक्ट एक बूंद, तो जो नहीं जानते हैं वो भले कहें अल्कोहल, लेकिन होम्योपैथी में अल्कोहल पिलाया नहीं जाता। एक बूंद अल्कोहल से सारी गोलियों को मॉइस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है, फिर वो गोलियां दी जाती है, उसमें अल्कोहल जरा भी नहीं होता। और मान लीजिए मदर टिंचर्स की बात अगर करें, मदर टिंचर्स में अगर 10 बूंद अल्कोहल कोई पीता है तो उसमें मोर देन 60% तो मेडिसिनल कंटेंट यानी 40% अल्कोहल गया। और 10 बूंद का 40% कितना होता है? क्या ये अल्कोहल किसी को नुकसान कर सकता है क्या? हाँ, होता क्या है कि क्वैकरी, जैसे कि होम्योपैथी थोड़ा सा जान लिया और मदर टिंचर पीना शुरू कर दिया 20-20, 25-25 बूंद या एक ढक्कन, तो निश्चित रूप से नुकसान करेगा। जब होम्योपैथी आप प्रयोग कर रहे हैं तो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रयोग करिए, उसके सलाह से प्रयोग करिए। ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथी इज द सेफेस्ट मेडिसिन और मोस्ट होम्योपैथी से ज्यादा प्रभावी और ज्यादा तेज काम करने वाली कोई दवा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथी में अल्कोहल होता है, लीवर खराब हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे, निश्चित रूप से वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं, जहां हमें ऐसा लगता है। क्योंकि जो बिजनेस क्लास है, देखिए जो बिजनेस है आज का वो इस लेवल पर हो चुका है कि किसी भी तरह से अगर उनको ये लगता है कि हमारे बिजनेस पर आंच आ सकती है, लोगों का ध्यान उधर जा सकता है, तो उस चीज को तुरंत नकारा शुरू कर दो करना, ताकि लोगों का ध्यान उधर से हट जाए और लोग कहीं भटक न जाए। इसलिए ऐसा किया गया। देखिए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार एक कलकत्ता के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने जो है वो बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट बंगाल मेडिकल एसोसिएशन के, और ब्रिटिश पीरियड की बात है ये। उनको ये कहा गया कि होम्योपैथी, ब्रिटिशर्स ने कहा कि होम्योपैथी आजकल बहुत, उस समय होम्योपैथी वाज जस्ट इन्वेडिंग इन इंडिया, तो उनसे ये कहा गया कि आप लोग जो है जाइए और होम्योपैथी की बुराई करना शुरू कीजिए, ताकि लोगों में क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कलकत्ता में बढ़ रहे थे। तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, एक डॉक्टर राजन बाबू दत्ता थे, और डॉक्टर राजन, उनको डॉक्टर ऑनरेरी बोलने लगे थे लोग। ही वाज नॉट ए क्वालिफाइड पर्सन, वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार उनके पास बोले और वो गए और उन्होंने कहा कि व्हाट नॉनसेंस यू पीपल आर डूइंग, यू आर मेकिंग द पीपल फुलिश। तो उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ नहीं आता है, आप तो मेडिकल ग्रेजुएट हैं और फर्स्ट ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो यहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप कुछ मत करिए सर, आप बस जस्ट हमारे पास बैठिए क्लिनिक में और रिजल्ट्स देखिए। आई डोंट नो हाउ होम्योपैथी वर्क्स, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं थे। तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने जब रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे जो ठीक हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो किसी भी तरह से नहीं ठीक होते हैं और ये होम्योपैथी से कैसे ठीक हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर फर्स्ट मेडिकल डिग्री वाले होल्डर वाले डॉक्टर थे, ही टोटली कन्वर्टेड टू होम्योपैथी, और होम्योपैथी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया पूरी तरह से। होम्योपैथी पर बहुत अच्छे लिटरेचर्स लिखे, आज हम लोग उनके लिटरेचर्स पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम गलत सिद्ध कर सकें, कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हम गलत सिद्ध कर सकें। और डॉक्टर सरकार, लोगों को नहीं मालूम होगा कि जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस जो है, उसकी स्थापना भी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। तो होम्योपैथी बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही अच्छी और इतनी अच्छी इस पद्धति है। और हमारे हम अब जो आयुर्वेद की हम बात करें, उस समय भी होम्योपैथी का प्रयोग होता था, बस उसका तरीका अलग था। होम्योपैथी का मतलब हम जो दवाइयां दे रहे हैं ये एक दवा बनाने का तरीका है, लेकिन जब होम्योपैथी की बात हम करते हैं तो होम्योपैथी एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत का प्रयोग आयुर्वेद में भी होता है और उस सिद्धांत का प्रयोग मॉडर्न मेडिसिन में भी हो सकता है। सपोज किसी ने एक बार क्लोरोक्विन खाई और उसको जीवन भर दोबारा मलेरिया नहीं हुआ, उसका मलेरिया ठीक हो गया, उसको दोबारा कभी मलेरिया नहीं हुआ, और उसके आगे आने वाली 4 पुश्तों में किसी को मलेरिया नहीं हुआ, इट मीन्स दैट क्लोरोक्विन वाज होम्योपैथिक टू दैट केस, यानी वहां पर होम्योपैथिक सिद्धांत लागू हो गया। अब हम अपनी दवा दे करके किसी पेशेंट को देते हैं और उसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार वो ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, इट मीन्स होम्योपैथिक प्रिंसिपल इज नॉट बीइंग अप्लाइड। वहां पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज एलोपैथी, यानी हम सिर्फ ऐसे मेडिसिन देते रहे कि बस काम हो जा रहा है, कैसे हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। तो इस सिद्धांत को गलत कहा था डॉक्टर हेनीमैन ने कि विदाउट एनी ग्राउंड जो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज एलोपैथी। और एलोपैथी का शब्द जो है उसको गलत तरीके से, आज जो मेडिसिन है उसको हम एलोपैथी नहीं कह सकते हैं, उसके पास प्रॉपर ग्राउंड है कि हम पैथोलॉजी बेसिस पे करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ का तरीका अलग है, आयुर्वेद का तरीका अलग है, एलोपैथी का तरीका अलग है, मॉडर्न मेडिसिन का तरीका अलग है। क्योंकि उसमें होता यह है कि जैसे हमारी जो प्रैक्टिस है या हम जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो पेशेंट के सिम्टम्स, डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि परसेप्टिबल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट आर दी पोर्ट्रेट, हम उसको ये कह सकते हैं कि वही डिजीज की पिक्चर है जो पेशेंट मानसिक और शारीरिक रूप से हमें अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो उस बीमारी के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो मानसिक और शारीरिक लक्षण ठीक हो जाते हैं माने बीमारी ठीक हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन ने कहा
कि पैथोलॉजी यानी क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से बीमारी हुई, उस पैथोलॉजी का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ इसको देखते हैं कि कहाँ असंतुलित हुआ है, उसका इलाज किया जाता है। तो एम सबका ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डॉक्टर हनीमैन मॉडर्न मेडिसिन के ही प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का विरोध नहीं किया, उन्होंने जो मेथड्स अप्लाई किए जाते थे उसका विरोध किया। तो होता क्या है कि जो पैथोलॉजी आज हम देखते हैं, बेसिकली दिस इज नॉट द डिजीज, पैथोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ डिजीज। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की ही बात की सर ने अभी, तो ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले तो जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नाम अलग है, हम कह रहे हैं पूरब से उगता, आप कह रहे हैं ईस्ट से उगता, उसी तरह से राक्षस एक प्रतीकात्मक शब्द है। राक्षस का मतलब ये नहीं, आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका जो बैक्टीरिया है उसको आप रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, लेकिन रियलिटी में दीज आर द रिजल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वाइटलिटी हैज लॉस्ट, हमारी वाइटलिटी कम हुई, हमारे लंग्स वीक हुए। नेचर में हर चीज की व्यवस्था है, नेचर देखती है कि अरे ये कमजोर है, तो ये दीज आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, ये आते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है सभी के अंदर है, ये जाता है, देखा इसने कि हमारे लंग्स वीक हो रहे हैं, तो ये जाता है बेचारा सफाई करने कि वहां पर हम ठीक करेंगे। लेकिन दीज बैक्टीरिया, नेचर इंटेलिजेंट नहीं है, नेचर अपना काम अपने तरीके से करती है, बैक्टीरिया इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, तो वो हेल्दी टिश्यूज को भी खाने लगते हैं। जो खराब टिश्यू उनके के लिए आते हैं वो, लेकिन वो साथ में हेल्दी टिश्यूज को भी खाने लगते हैं, एंड दे बिकम मेंटेनिंग फैक्टर फॉर द डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो मेंटेनिंग फैक्टर बन जाते हैं, इसलिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से पेशेंट रिवाइव कर जाता है, क्योंकि वाइटलिटी ठीक करती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बैक्टीरिया को मारती है जो ओवर ग्रोथ हो गई, पेशेंट ठीक होता है वाइटलिटी से, वो उसकी खान पान उसका ठीक किया जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल ठीक की जाती है, इसलिए वो ठीक होता है। तो वहां पर मेंटेनिंग फैक्टर बैक्टीरिया इतने ज्यादा हो चुके हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कंपल्सरी, वहां पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे तो लंग्स को खाते जाएंगे, उनको पता नहीं है कि लंग्स से हेल्दी टिश्यूज। तो इसलिए होम्योपैथी के बारे में बिना जाने बिना पढ़े, होम्योपैथी बहुत विस्तृत है, इतनी आसानी से 2-4 शब्द पढ़ करके या 2-4 लाइन पढ़ करके होम्योपैथी को नहीं समझा सकता। इतने दिन की हम लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, आज भी हम लोग अपने आप को होम्योपैथी में जीरो मानते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन ने जो कहा वो उन्होंने क्लास ऑफ डिजीजेस डिफाइन किया है, एक्यूट डिजीजेस क्या है, क्रॉनिक डिजीजेस क्या है, स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस क्या है, और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। आज हम सबसे बड़ी समस्या से किस चीज से ग्रसित हैं, लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। आज क्यों नहीं बीमारियां ठीक होती हैं, उसका कारण ये नहीं है कि आज पहले जैसी चीजें, उसका कारण है कि ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस, आइट्रोजेनिक कंडीशन। आइट्रोजेनिक कंडीशन के लिए डॉक्टर हनीमैन ने कहा है कि होम्योपैथी के बारे में उन्होंने कहा कि इवन मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट क्रॉनिक डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय होम्योपैथी, होम्योपैथिक प्रिंसिपल। लेकिन उन्होंने लिखा है कि ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज और आइट्रोजेनिक डिजीज या आर्टिफिशियल डिजीजेस, दे इवन कैन नॉट बी क्योर्ड विद बेस्ट सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आर्टिफिशियल डिजीज हम लोगों के सभी, इस समय हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं ना, तो हमारा अनाज हमारा है, हम हाइब्रिड अनाज खा रहे हैं, वर्णसंकर अनाज खा रहे हैं, वर्णसंकर बीज के हम फल खा रहे हैं, वर्णसंकर हमारे सब्जियां हैं, उसके साथ हम डीडीटी खा रहे हैं, उसके साथ हम यूरिया खा रहे हैं, उसके साथ दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं। दीज आर बेसिकली ड्रग इंड्यूस्ड। आज क्यों भारत में दुनिया भर की क्रॉनिक डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये शरीर में जब जाती है, ये अनाज जाता है, ये डीडीटी जाता है, तो बॉडी हमारी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, और अपने ही उसको बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड, और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाते बनाते अपने ऑर्गन्स को ही अटैक करना शुरू कर देती है। मोस्ट यहीं के लोग, हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, जब वो अमेरिका चले जाते हैं तो वहाँ उनका डायबिटीज ठीक होने लगता है, वहाँ उनकी दवाइयाँ छूटने लगती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वो नकारे हैं कि कुछ करते नहीं, लाइफ स्टाइल खराब है उनकी, वहाँ भी वही लाइफ स्टाइल रहती है। कारण वहाँ का अनाज वो है जो हम खा रहे थे 35 साल पहले, हम वो अनाज खा रहे हैं जो हमको हाइब्रिड करके उन लोगों ने बता दिया कि, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर, अगर यहाँ पर दवाइयाँ चलती रहेंगी तो चलती है, तो ऐसी चीजें खिलाओ इनको ताकि ये बीमार बने रहें, और डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की और इन सब की। जैसे सर ने अभी बताया कि इनके यहाँ कोई बीमारी होती ही नहीं, तो उसका कारण सिर्फ एक था, जो आयुर्वेद में भी लिखा है कि बीमारी होगी ही नहीं अगर अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे। तो वो कारण वही था कि बीमारियां इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनका सब कुछ शुद्ध था, उनके पास जो अनाज था वो वही था जो वहां से उगाते थे, भले वो थोड़ा होता था, तो हवा शुद्ध थी, जल शुद्ध था, और जो खाने पीने की चीजें थी वो शुद्ध थी, तो बीमार असंभव है कि बीमार हो जाए। तो 2 ही चीज से बीमारियां होती हैं। हमारे एंशिएंट जो लिटरेचर्स हैं, वेद हैं, उनमें भी लिखा है सिर्फ 2 कारण होते हैं बीमारी के, और ये आज भी फैक्ट है, गलत सोचना और गलत खाना, इन चीजों से ही बीमारियां हो। तो इन दोनों चीजों को अगर हम सही कर लें तो निश्चित रूप से हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। होम्योपैथी के बारे में दुष्प्रचार करने से पहले हमारी सिर्फ एक सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छी तरह से पढ़िए। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हनीमैन ने लिखा, उसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की तरह पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो जरा सा भी उसको आप कह सकें कि गलत है।
सब कुछ उन्होंने लिखा है। सर्जरी कहाँ जरूरत है वो भी लिखा है, मेडिसिन की कहाँ जरूरत है, कहाँ एलोपैथी का यूज करना है, कहाँ एंटीपैथी का यूज करना है, कहाँ आइसोपैथी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर हनीमैन। ये लोग नहीं जानते हैं, आज वैक्सीन वही है, लेकिन उन्होंने आइसोपैथी को करेक्ट नहीं कहा था। हर जगह वैक्सीनेशन इज नॉट नेसेसरी। उन्होंने कहा था जब बहुत ज्यादा मास में हो रहा हो कि एकदम आफत आ गई हो तब आप आइसोपैथी करिए, क्योंकि दे आल्सो विल सप्रेस द कंडीशन। वो डिजीज को सप्रेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और दूसरे तरफ डिजीज को ले जाएंगे। तो आज जो हम लोग बीमारी से ग्रसित हैं उसका मुख्य कारण आइट्रोजेनिक कंडीशन है। हम लोग फालतू की दवाइयां खाते हैं और दवा खाने के साथ साथ ऐसी चीजें खाते हैं जो दवा के रूप में, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो भी हमारे भोजन में जा रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हम मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि जो दवाइयां उतनी ही लिखी जाए जितनी आवश्यकता है। अगर एक पर्चे को आप देखिए तो 10-10 दवाइयां ठीक है। अगर उसको जरूरत है कि असली है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर है, तो 3 दवा लिखी जा सकती है। लेकिन अगर उसको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो जबरदस्ती कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी दवा, जबरदस्ती इकोस्प्रिन भी खाइए। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत, ऐसा नहीं होता है। हम पहले से सोच लें कि हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, प्लास्टर बांध लें, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब जो चीज होती है तब उसका इलाज, देखिए मेडिसिन माने मेडिसिन, उसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। औषधि का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बीमारी में। जबरदस्ती गिलोय खाइए, जबरदस्ती जो है वो राउल्फिया खाइए, ऐसा नहीं। आयुर्वेद में भी जो दवा का मतलब होता है, औषधि का मतलब होता है, ड्रग का मतलब होता है, ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस विच कैन अल्टर द हेल्थ। कोई भी पैथी की हो, आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एंटी, कोई भी मेडिसिन तब तक मत लीजिए जब तक आपको आवश्यकता ना। अगर आप मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन का मतलब होता है मेडिसिन विल एक्ट अनकंडीशनली। डिजीजेस के लिए कंडीशन चाहिए। डिजीज विल नेवर अटैक विदाउट एनी कंडीशन। हमारे अंदर वायरस है गले में, लेकिन वो तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक हम ठंडा पानी नहीं पी लेंगे, या सर्द गर्म नहीं होगा, या हम एक्सर्शन नहीं करेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं। और ड्रग्स के साथ ये चीज नहीं है। ड्रग्स तो अनकंडीशनली ही काम करेगी। अगर हम कोई पैरासिटामोल दिन में 4 बार खाएंगे, 7 दिन के बाद हमारे बॉडी में चेंजेस आ ही जाएंगे। तो जो आइट्रोजेनिक कंडीशंस है उनसे हमें बचना है, और उसके लिए हमारे जो चिकित्सक वर्ग हैं उनके, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ उसमें सोच में बदलाव लाना है। हमें अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसकी सोच को विकसित करना पड़ेगा कि हमें रोगी को स्वस्थ करना है, रोगी के साथ बिजनेस नहीं करना है। और ऐसा नहीं है, बहुत से अभी चिकित्सक ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे गुरु लोग हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, दे ऑल वेयर टीचर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, और हम उनको देखते हैं, आज भी वो हमारे आइडियल हैं। वो एक हमारे सामने की बात है, एक पेशेंट आया और उन्होंने सारी मेडिसिन काट के उन्होंने कहा कि सिर्फ मेटोप्रोलॉल खाइए, बाकी की कोई जरूरत नहीं है आपको खाने की। तो बोले सर खून गाढ़ा हो? तो बोले खून कुछ नहीं गाढ़ा होगा, आपका खून गाढ़ा है तो 1 चुटकी हल्दी ले लिया कीजिए। दिस इज द रियल प्रैक्टिस। हमें डॉक्टर माखीजा आईसीयू इंचार्ज थे, वो बताते थे कि हमारे समय में एक बार हमने लिख दिया बीकोसूल एक पेशेंट को, जब एमडी कर रहे थे, तो उनके एचओडी ने पेशेंट के सामने बुला के उनको बहुत डांटा। बोले व्हाई यू प्रिस्क्राइब बीकोसूल? तो बोले सर विटामिन बी की डिफिशियंसी। बोले विटामिन बी में किस विटामिन बी की डिफिशियंसी है? तो बोले सर B12 की। तो बोले अननेसेसरी क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हो B6, B1, B2, B12, B6 सब, सिर्फ B12 दो। दिस वाज द रियल प्रैक्टिस। तो डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स की ओथ को याद करें। डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा था? देखिए, कोई भी पैथी जो बनाई गई चिकित्सा पद्धति, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था मानव कल्याण करना, मानव जो चिकित्सा जो परेशानियों से ग्रसित है उसका कल्याण करना। तो सबसे पहले सिर्फ एक निवेदन है कि जो भी होम्योपैथी पे जितने भी डॉक्टर्स पूरे देश भर में, तमाम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, पहले होम्योपैथी को जानिए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर आप कोई भी कमेंट करने लायक नहीं बचेंगे। कोई भी ऐसी गलती नहीं है, कोई भी। डॉक्टर हनीमैन वाज एक देवदूत थे। नोबेल प्राइज की बात करते हैं, नोबेल प्राइज और मेडिसिन का पूरा एकदम क्या क्या है, सुनो जी। जी सर। कुछ पूछ रहे थे? सत्या मैम, आपने कुछ पूछा? आपका ऑडियो म्यूट है दीदी। नहीं, मैं जो अंबुज सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। लेकिन जैसे वो बिजनेस की बात त्रिपाठी सर भी बोल रहे थे और सर भी, तो मेरे 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जिन लोगों को मतलब कैंसर की शायद फर्स्ट स्टेज रही हो, तो वो एलोपैथिक में दिखाने की जगह उनको बोला गया कि होम्योपैथिक में दिखाइए और उससे क्योर हो जाएगा। मैं बताऊं आपको कि दोनों के दोनों, एक तो मतलब मेरी सोसाइटी में ही एक मतलब महिला थी, मेरे फ्लैट के नीचे ही रहती थी, उन्होंने दिखाया और 6-7 महीने, बहुत ज्यादा नहीं, 6-7 महीने में उनका कैंसर जो है
वो पूरे मतलब 4th स्टेज में आ गया और बिल्कुल, लास्ट में बिल्कुल। जाके उन्होंने पीजीआई में ऑपरेट कराया सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ दिन में वो एकदम वो हो गया। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही दूसरे में भी जी यही चीज है। यहाँ पर हम ये बोलना चाहेंगे, देखिए होम्योपैथी इसको एडवोकेट नहीं करती है कि आप कैंसर की स्टेज में या कैंसर की लास्ट स्टेज में आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन या सर्जरी न कराइए। होम्योपैथी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। होम्योपैथी में क्या हमने बताया, क्योर द क्यूरेबल केसेस, वही तो मैं वहां पर मल्टीपल अप्रोच होनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन कैन रिवाइव दी सेल्स, लेकिन तब तक जब तक की वाइटलिटी है। हम वाइटलिटी अगर नहीं है तो हम कहाँ से उसको जबरदस्ती डेवलप कर देंगे। जो चीज सर्जरी लायक है उसकी सर्जरी करवाइए। ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स की मिस्टेक है। यहाँ पर जी होम्योपैथिक मैं डॉक्टर कह रही हूँ बिजनेस के लिए वो पूरे 6 महीने तक नहीं, ये तरीका नहीं होता। देखिए कैंसर को सबसे पहले ये समझिए कि कैंसर खुद में कोई भी, कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ डिजीज। कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर तो बीमारी का रिजल्ट है। उसको उसकी कीमोथेरेपी कर देंगे तो उससे बीमारी नहीं ठीक होने वाली है, लेकिन पेशेंट को हमें कुछ दिन तक जिंदा रखना है, पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है। तो जो भी अप्रोचेस हो सकते हैं वो करिए, उसमें जो भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं वो करिए, किसी भी तरह से उसको ठीक करिए। मेरे पास सैकड़ों कैंसर के पेशेंट हैं जिनको रिलैप्स हुआ है कीमोथेरेपी के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद, सबके सब मर गए हैं। वो सर मेरा अलग अनुभव नहीं है। है सर, सर, उसमें यहाँ- ऐसा समझिए कि कीमोथेरेपी नहीं सर, नहीं रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से ठीक होते हैं। मैं तो ये देखिए सर, मानती हूँ सर वो जितने दूसरी चीज हो पेशेंट गई। सर उसमें मैंने क्या होता है, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। कीमोथेरेपी जो होता है वो, देखिए कीमोथेरेपी तो कहीं से भी इसको हम नहीं प्रूव कर सकते कि वो सही है। थेरेपी में मोर देन 60% पेशेंट्स दे डाई बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी। कैंसर जी, से जी, पहले ही उनकी जी। डेथ हो जाती है, ठीक है। जी। लेकिन जहां पर और अप्रोचेस हैं वहां पर हम इसको कर, जैसे अगर सर्जिकल मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है तो उसको किया जा सकता है। आयुर्वेद में है, जो चीज हमें नुकसान कर रहा है उसको हटा दीजिए। आयुर्वेद में भी चीज कही, अगर मान लीजिए कैंसर ऐसा है जो लोकलाइज्ड है तो हम उसको वहां से सर्जिकली रिमूव करके और उसके साथ में अपना आयुर्वेद, होम्योपैथ या जो भी मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में अगर ऐसा कोई लगता है कि इसने कैंसर पर अच्छा काम किया तो उसको दिया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो नहीं, कैंसर मेरे पास ऐसे सर- कैंसर के पेशेंट हैं जिनका यूट्रस निकाल दिया गया, यूट्रस में कैंसर था, ब्रेस्ट निकाल दिया गया, आज 25 साल हो गए आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, रिलैप्स नहीं हुआ। जी वही चीज। लेकिन सर 75% कैंसर के मरीजों में जहां वो अगर ऑपरेट हुआ या कीमोथेरेपी हुई या जो भी हुआ तो और तेजी से वो फैलता है। अगर बिना ऑपरेट किए सही कह रही हैं आप। आप इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो फैल गया एलोपैथिक दवा। कैंसर नहीं, इसलिए नहीं, फैल गया मैं बिकॉज ऑपरेट कैंसर इज के वेरी बाद- डेंजरस डिजीज। जी तो दैट इज वेरी डेंजरस डिजीज। डॉक्टर केंट हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि if we treat the patient of cancer, we must treat the person who is suffering from cancer, but we always know the fact that the patient who is being treated with us, he is suffering from very dangerous disease like cancer. जी हमें व्यक्ति का इलाज करना है, कैंसर का इलाज नहीं करना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैंसर जैसी महाघातक बीमारी से पीड़ित है, हम उसका इलाज कर रहे हैं और उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम है। तो हमें ये नहीं कह सकते है ना, कैंसर इतनी भयानक बीमारी है इस वजह से पेशेंट मर रहा है, चिकित्सा की वजह से मर रहा है, ऐसा नहीं है सर। लेकिन ऐसा भी है ना कि अगर बाय द वे अगर ऑपरेट न किया जाए तो मेरी समझ से जो 2 साल जीने वाला है वो 5 साल तक जी सकता है, मे बी। ये मेरी वो है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं डिसाइड किया जा सकता है। ये तो कैंसर किस अवस्था में है ये पता नहीं चल सकता है ना। नहीं ऐसा नहीं, वो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ब्रेस्ट में कैंसर है, यूट्रस में कैंसर, इंटेस्टाइन में कैंसर है तो उसको निकालते हैं। साथ में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक शुरू कर देना चाहिए वाइटलिटी के लिए। ये मेरा अनुभव है। जी लाभ मिलता भावना डॉक्टर सत्या सरकार दीदी, की बात है। डॉक्टर सुदीप सरकार जी बहुत आज कहीं बहुत व्यस्त थे, सिर्फ 5 हाँ, मिनट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, हम सर का ओपिनियन पहले ले ले। जी एकदम नमस्कार सर, सॉरी मैं एक जरा हॉस्पिटल में आ गया था, एक तो बेसमेंट में था तो मेरी कनेक्टिविटी लूज कर गया था मैं। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं सर, यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई है होम्योपैथिक और मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अच्छा। मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से मैंने राय सुनी। मैं सबसे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और मैं आई कांट एग्री मोर कई पॉइंट्स पे, जैसे कि त्रिपाठी साहब ने कहा कि ये जो हर पैथी का अपना महत्व है, क्योंकि हम लोग अपने मेडिसिन में ये बिलीव करते हैं देयर आर लॉट ऑफ अनमेट नीड्स, कि बहुत सारी लैक्यूनास हैं जो
कोई एक चीज पूरा नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हर पैथी का रोल है। डॉक्टर अम्बुज सर ने बताया कि जैसे कि उन्होंने कहा कि आज के दिन मॉडर्न मेडिसिन है। हमारी मॉडर्न मेडिसिन में, हमारी मेडिसिन को हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। तो हमारी मेडिसिन जो रिसर्च है उसमें एविडेंस बहुत होता है। हम लोग एक कम से कम एक दशक के रिसर्च के बाद बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज के थ्रू कोई भी नई मेडिसिन निकल के आती है, कोई नई पद्धति निकल के आती है तो उसका साइंटिफिक बेसिस होता है। हंड्रेड्स ऑफ उसके ऊपर वो रिसर्च पेपर्स होते हैं। देन ओनली उसको कई हमारी बॉडीज उसको अप्रूव करती है फॉर द यूज। और मैं आपको बताऊं कि कुछ एक ऐसी मेडिसिन आई थी पिछले 1-2 दशक में जो कि बहुत यूज में हुई, ग्लोबली उनका बड़ा यूज हुआ। एक मंच पर आप सबका होना ही इंटीग्रेटेड संवाद की शुरुआत है और चुभन पटल आज से आप सबके मार्गनिर्देशन में इस संवाद का आरंभ करता है। आप सब इस पटल पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।